जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट में हमने बाकी सेक्शन का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपका आरटीआई एक्ट से संबंधित सारे सवाल कवर हो जाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इस एक्ट से एक सवाल मतलब एक नंबर तो श्योर है, लेकिन उससे ज्यादा भी सवाल आ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन का कोट कि प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको जीवन में कोई अवसर मिलता है, अगर आप उस अवसर के लिए तैयार रहते हैं और उस अवसर को अपने लिए बना लेते हैं, भुना लेते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में यह अवसर मिला है कि आप रूल 72 के तहत एएसआई या हवलदार या सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, तो आप उस अवसर को जरूर भुनाइए। और उसी अवसर को भुनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसे अपने जीवन में समाहित करते जाइए, जोड़ते जाइए, और आप सफल हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक सीबीटी जो लॉन्च हो चुका है अगर उसे नहीं लिया है, क्योंकि आपका एग्जाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो बहुत लोगों को कंप्यूटर से फैमिलराइजेशन नहीं होता है, किस प्रकार से सवाल हल करने हैं, कैसे सवाल आएंगे। उसके लिए आप लोगों के लिए सीबीटी बनवा दिया गया है। अगर अभी आप तक इनरोल नहीं किए हैं तो इनरोल कर लीजिएगा, ताकि आपकी सफलता में मेरा योगदान कुछ बना रहे। आगे चलने से पहले हम लोग पिछले वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बैकग्राउंड था ये सूचना का अधिकार अधिनियम 11 मई 2005 को लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति महोदय के पास गया और उनका सिग्नेचर मिलने के 120 दिन के बाद यह 12 अक्टूबर 2005 को इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसके बाद जो है इस एक्ट में कुल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां भी हैं, और इनको हमने अध्यायवार पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सीधे चलेंगे अपने सेक्शन पर। आज के वीडियो का जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन 15, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग का गठन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केंद्र सूचना आयोग के गठन के बारे में देखा था। तो केंद्र सूचना आयोग का गठन सेंट्रल लेवल पर है तो केंद्र सरकार करेगी, यह राज्य लेवल पर है इसलिए इसको कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। अब राज्य सरकार करेगी तो उसमें केंद्रीय सूचना आयोग के गठन में क्या था, केंद्र स्तर पर था, तो यहां राज्य स्तर पर है तो इसका नाम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 से अधिक सूचना राज्य सूचना आयुक्त के से मिल करके जो है यह बनेगा। मतलब 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 राज्य सूचना आयुक्त होंगे और एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा। फिर वहां पर हमने राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता था मुख्य केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को। यहां पर राज्य है तो राज्यपाल हो गया, और राज्यपाल किसके सिफारिश पे करेगा, तो वहां पर भी 3 व्यक्तियों का सिफारिश था, और यहां पर भी 3 व्यक्तियों का सिफारिश है। वहां प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष थे, यहां पर मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष हो गए। वहां लोकसभा के विपक्ष का नेता था, यहां विधानसभा के विपक्ष का नेता हो गया। और वहां प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, तो यहां मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक मंत्रिमंडल का सदस्य है। ये तीनों लोग मिलकर के जिनका भी नाम सजेस्ट करते हैं राज्यपाल, उनको राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बना देता है। आगे क्या है कि राज्य सूचना आयोग का कार्य जो है वो अधीक्षण, सुपरिटेंडेंस, निदेशन और प्रबंध राज्य, ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, और वो इन चीज़ों को कार्य करता रहेगा। ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो आप इन चीज़ों का जिक्र करते हुए चलूंगा। तो यहाँ पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त जो है वो विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जन संपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। मतलब जिनको भी बनाया जाएगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, तो इनको सूचना देना है, मतलब कि इनको जनरलाइज्ड हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, हर विषयों के बारे में इनका अनुभव होना चाहिए। आगे ये कहा गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा अगर होगा तो वो
निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। इसी कारण से इसमें कहा गया है कि वो ना तो उसका सदस्य होगा, ना ही कोई लाभ का पद धारण करेगा, ना ही किसी राजनीतिक दल से संबंध रखेगा, और ना ही कोई कारोबार करेगा या व्यापार करेगा। तो ये चीजें उनके लिए रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। तथा राज्य मुख्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? राज्य का ऐसा स्थान होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिश्चित करे, और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। जैसा कि हमने देखा था कि केंद्र वाला जो था उसका मुख्यालय तो दिल्ली में फिक्स है, लेकिन राज्य का क्या है, उस राज्य में होगा, लेकिन कहाँ होगा, राजधानी में होगा या कहीं पर होगा, इन चीजों के बारे में जो है राज्य सरकार निर्धारण करेगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यह देखा गया है कि राज्य के राजधानी में ही, जैसे बिहार का पटना में है, तो इस तरीके से राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय बनता है। आगे जो है पदावधि और सेवा शर्तें। तो पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस सेम उतना ही है जितना कि हम लोग सेंट्रल के संबंध में पढ़े थे, 3 साल जो कि पहले 5 साल था, और 65 साल की आयु जो पहले हो जाए उसमें। रीअपॉइंटमेंट यहां पर भी नहीं है, लेकिन जो क्या कहा जाए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है स्टेट का, लेकिन दोनों का मिल करके कितना हो सकता है, 5 साल से ज्यादा का सर्विस काल नहीं हो सकता है। आगे ये भी वही चीज यहां पर है जो चीजें मैंने डिस्कशन कर दी आपको, कि उनको बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इतना, उनको अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए हो सकता है, लेकिन दोनों मिला करके जो है 5 साल से ज्यादा उनका सर्विस पीरियड नहीं होगा। आगे जो है सेक्शन 17 कहता है रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, कि उनको कैसे हटाया जाएगा। तो जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकता था, केंद्र लेवल पर है, तो यहाँ राज्य है तो राज्यपाल जो है उन चीजों के लिए जिम्मेदार है। कैसे हटा सकता है? तो वही चीजें जो मुख्य सूचना आयुक्त के लिए लागू होता है, जैसे राज्यपाल जो है आदेश देकर के हटा सकता है, साबित कदाचार पे या फिर औसक्तता के आधार पर, मतलब इनएलिजिबिलिटी के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। सेक्शन 18 सूचना आयोग के शक्तियां और कृत उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। सेक्शन 19 में अपील के बारे में बताया गया है कि आप अगर एक बार आरटीआई कर देते हैं तो फिर अगर आरटीआई पर सुनवाई नहीं होती है तो किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, कहां आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 20 में पेनाल्टी के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकते हैं। सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई पेनाल्टीज आर डिस्क्राइब्ड या पेनाल्टीज आर डिटरमाइंड। तो सेक्शन 20 इज द राइट आंसर। और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जिनको भी, जिस सूचना अधिकारी को या सूचना आयोग को यह सूचना धारा 7(1) के अधीन मिलता है कि फी के बाद कि आप ये सूचना हमको दीजिए, लेकिन वो जानबूझ करके असद्भावनापूर्वक, अपूर्ण, भ्रामक, कटाफटा सूचना नष्ट करके किसी भी कंडीशन में या सूचना देने में बाधा करता है, तो उसे प्रत्येक दिन जब से आवेदन प्राप्त हुआ है 250 रुपया, या जो मैक्सिमम कितना हो सकता है 25,000 से अधिक का नहीं हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि ये पनिशमेंट हो सकता है कि मैक्सिमम 25,000 रुपए तक जाएंगे और 250 रुपए रोज के हिसाब से पनिशमेंट हो सकता है। तो ये सेक्शन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कल ही एक न्यूज पढ़ रहा था कि किसी कॉलेज के प्रिंसिपल पर जो है 25 गुना 5 मतलब 1.25 लाख रुपए का फाइन उनके ऊपर पड़ा है, क्योंकि उनसे 5 प्रकार की जानकारियां मांगी गई थी, उन जानकारियों को उन्होंने नियत समय पर नहीं दिया, तो 25,000 करके 5 था, उनको 1.25 लाख रुपए का दंड दिया गया इसी आरटीआई के कारण। तो यह एक्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल है और समाज में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लोगों को अब यह पता है कि जो व्यक्ति जो सरकारी महकमा काम नहीं करेगा उन पर जवाबदेही बनती है, उनकी जवाबदेही को पूछा जा सकता है। इन चीजों को लेकर के आरटीआई का बहुत ही महत्व है और आप इस एक्ट का हमेशा फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि पिछले एग्जाम में किसी लोगों को डाउट था कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा नंबर कैसे है, क्या है, तो इन चीजों को लेकर के उन लोगों ने आरटीआई किया था, तो उनको आरटीआई में जवाब आया था और ये चीजें देखी गई कि यह काफी कारगर है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेक्शन 20, जिसमें पेनाल्टी के बारे में बताया गया है। कुल 31 धाराएं हैं, 20 धारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिंपल सिंपल धाराएं हैं जिसमें हम सिर्फ छोटी मोटी बातों को जिक्र करेंगे। चलिए, इसमें भी यहां पर यही चीज कहा गया है कि जिस प्रकार से भी सूचना उनको देने के लिए कहीं से भी कोई चीज मिलता है तो वो सारे लोग बाध्य है कि वो सूचना देंगे। दूसरे कंडीशन में ये कहा गया है कि आपको फिर से उसी कारण से धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन अगर विनिर्दिष्ट समय में सूचना नहीं देते हैं और इनकार करते हैं, इन चीजों के लिए करते हैं, तो केंद्रीय लोक सूचना आयोग या उनके विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा। मतलब पनिशमेंट के साथ साथ डिसिप्लिनरी एक्शन भी उनके खिलाफ होगा, जो डिपार्टमेंट का डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। सेक्शन 21 कहता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ये तो आईपीसी भी कहता है कि अगर कोई कार्य आप प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ करते हैं तो यह माना जाता है कि वो सद्भावना में किया गया कार्य है। सेक्शन 52 आईपीसी में इसके बारे में बताया गया है। वही चीज यहां पर भी कहा गया है कि अगर गुड फेथ में कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पनिशमेंट नहीं होगा। कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ना होगी। अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा गया जिस इंफॉर्मेशन को अगर सद्भावना पूर्वक उसको लगा कि इस इंफॉर्मेशन को इस टाइम पीरियड के भीतर दे दिया जाए तो किसी प्रकार के कुछ और इसके रेपरकशन प्रभाव हो सकते हैं, तो उन चीजों को देखा जाएगा कि गुड फेथ में अगर काम किया गया है तो उन्हें पनिशेबल नहीं बनाया गया है। सेक्शन 22 कहता है कि अधिनियम का अध्यादेही प्रभाव होना, मतलब यह ओवर राइडिंग करता है। जब से यह एक्ट आया तब से शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 जो पहले का एक्ट था, इस एक्ट को के ऊपर जो है क्या करता है, यह एक्ट ओवर राइड करता है। और भी कोई विधि जो उस समय प्रवृत्त है उसके ऊपर भी, जिससे कि कहीं ना कहीं सूचना मांगी जा रही है, इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, उस पर जो है यह एक्ट ओवरराइड करता है। और ये हमेशा कहा जाता है कि जो भी स्पेशल लॉ बनता है, जो भी स्पेशल लॉ बनता है, उस स्पेशल लॉ जो है वो मेजर लॉ पर ओवरराइड करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है या नहीं, कि स्पेशल लॉ जो है वो आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23, बार जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन जो है इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोर्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो वकालत की जब परीक्षा होती है वहाँ पर इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो हम लोग इसको सिर्फ बस इतना जानेंगे कि सेक्शन 23 बार जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। मेरा एक ही मकसद होता है कि आप इंफॉर्मेशन उतना ही लें जो आपके लिए जानकारी आपके काम में आ पाए। इंफॉर्मेशन जो आपके काम में ना आए वो बस एक गार्बेज है, आपके दिमाग में एक गार्बेज है। लेकिन वैसे इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जीवन में काम आते हैं वो सारे आपके लिए नॉलेज हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं उतना ही चीज़ आपको बताता हूं जो आपको आरपीएफ रूल 72 को पास करने में आवश्यक हो। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसे मैं स्किप करता हुआ चलता हूं, क्योंकि कम पढ़े अच्छा पढ़े, ये मेरा मोटो है। आगे चलते हैं, सेक्शन 24, एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर जो है यह एक्ट लागू नहीं होता है, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, मतलब 2 शेड्यूल भी हैं आरटीआई में, उसमें दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई सूचना को लागू नहीं होती है। लेकिन भ्रष्टाचार से संबंधित कोई आरटीआई हो, मानव अधिकार के अतिक्रमण से संबंधित हो, तो इसके संबंध में आपको जितना भी हो धारा 7 के अधीन अगर मिलता है कि आपको सूचना देना है, तो क्या होगा, सूचना जो है अनुरोध प्राप्ति के 45 दिन के भीतर वो चीज़ें दे देनी है। तो जहां पर भी आ रहा है दिन इस एक्ट में, वो सारे सवाल महत्वपूर्ण बन जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलते हैं आगे।
सेक्शन 25 में है मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, मतलब रिपोर्ट किस प्रकार से जा रही है, सही ढंग से जा रही है, नहीं जा रही है, उन चीज़ों के बारे में बताता है। सेक्शन 27 में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आरटीआई के संबंधित कोई रूल बनता है। जैसे एक्ट में क्या हो सकता है, आरपीएफ एक्ट में पूरी चीज़ें कवर नहीं है, महज 21 धारा है, लेकिन आरपीएफ को चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड एक रूल बना, आरपीएफ रूल 1987। तो आप देख लीजिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, आरटीआई एक्ट से संबंधित नियम सेक्शन 27 के तहत जो है सरकार बना सकती है। सेक्शन 28 कहता है नियम बनाने के सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, कौन है जो रूल बना सकता है, पावर टू मेक रूल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और सेक्शन 31 में रिपील, निरसन के बारे में बताया गया है। तो ये कुल मिला जुला करके हमने आरटीआई एक्ट को बड़े डिटेल में कवर किया। आशा करेंगे कि ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आए जो हमने कवर किए हैं, और ये सारी जानकारी आपके परीक्षा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो इनरोल जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप एक बार डमी टेस्ट दे करके अपने आप को ट्राई करें कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, और अगर तैयारी में कुछ कमी है तो उसे पहले ही सिक्योर करके जाएं, ताकि एग्जाम में गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी सफलता में मेरा कुछ योगदान हो पाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।